डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से जामिया के एंट्रेंस टेस्ट जो पीजी में सबसे पहले हो रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। तो वहां पे हम लोग लगे हुए हैं। इनफैक्ट आप और हम मिल के कहेंगे कि इसको पहले फिनिश करें, फिर आएगा बारी डीयूईटी की और फिर सीयूईटी की। इस क्रम में आज हम लोग पहुंच गए हैं 2020 के पेपर एमए पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो अब खत्म हो गया है। उसके लास्ट मिनट टिप्स भी मैंने आज दे दिए हैं। दो पेपर मुझे और देने थे इसमें, 2020 और 2021। तो आज एक और कल या परसों दूसरा, और उसके साथ ही जो है जामिया की जो ये अध्याय है वो हम लोग खत्म करेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ये सीयूईटी, डीयूईटी और यूजीसी नेट सभी एग्जाम यदि आप उसके लिए देख रहे हैं तो आपको इससे काफी फायदा होगा। सो लेट अस बिगिन। जो सिलेबस है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये कहता है कि जो 3 साल की आपकी सिलेबस है वो आएगी, जो सीबीसीएस सिलेबस है, तो आपको पढ़ लेना है। जनरल नॉलेज, करंट इवेंट आपको पता होनी चाहिए, मतलब स्टैटिक्स से कनेक्टेड, मतलब जो डायनेमिक इवेंट हो रहे हैं उसको कैसे स्टैटिक्स से कनेक्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स को एक खासा वैल्यू देते हैं। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये दोनों अलग से लिखने का मतलब है कि इस पे थोड़ा फोकस रखें, और सही में इसमें फोकस है। मैं केवल यहाँ ये बोलूंगा कि अब आपको 3-4 दिन बचे हैं। मुझे पता है कि आप में से अधिकतर लोगों ने पॉल साइंस हेल्प की जो एग्जाम गाइड है, जिसको हम ईटी गाइड कहते हैं, एग्जाम गाइड फॉर एंट्रेंस टेस्ट, वो आपने जरूर डाउनलोड कर लिया होगा, उसको पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किया होगा आपने, और जितने PYQs हमने दिए हैं वो आपने देखा होगा। और 8 थीम में जो बांट के मैंने 50-50 क्वेश्चन दिए हैं, 400-500 क्वेश्चन, उसको भी आपने देखा होगा। ये सब मिलाकर के काफी होना चाहिए यदि आप फोकस्ड हैं, और कई बार यदि आप उसको रिवाइज करते हैं और दिमाग में यदि आपके उसको एक रिवर्वेट करता है, तो आप समझिए कि आप जोन में हैं। तो इस तरह से आप तैयारी करें, बहुत दूर ना जाए। आप यहां से गाइड को डाउनलोड कर सकते हैं यदि अभी तक आपने नहीं किया है। तो कोई दिक्कत हो तो आप मेल कर सकते हैं, लास्ट स्लाइड में दी गई है। यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, हु इज द ऑथर ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड फॉरेन पॉलिसी, ये एक क्वेश्चन है जो अर्बिट क्वेश्चन है। आप जान भी सकते हैं, नहीं भी। इसका आंसर जो है वो हेनरी किसिंगर है। तो याद कर लीजिए, तो दूसरे किसी एग्जाम में भी आ सकता है, बट इट इज नॉट सच ए गुड क्वेश्चन। वैसे इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन दिए गए। आसान मीन्स जो पूछे जाने चाहिए। जामिया ने बहुत ही बैलेंस्ड क्वेश्चन दिया है, आई मस्ट टेल यू, बेटर देन JNU एंड DUET। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है। द इम्प्लीकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज, मतलब ग्लोबलाइजेशन क्या है। यदि आप इसको चारों को पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि एक ही, मतलब आप इसको मिस ही नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। द ग्रोथ ऑफ ए सिंगल यूनिफाइड वर्ल्ड मार्केट, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन पढ़ के ही आप उसको छांट देंगे। सो आंसर इज डी। थर्ड जो है, ये थोड़ा सा फिर अगेन एक अर्बिट क्वेश्चन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड द ऑपरेशंस ऑफ ओनली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, ये किसने कहा था। ये बेसिकली, ये जो है लुथार गुलिक ने कहा था। आपको याद होगा, गुलिक ने जो है उर्विक और गुलिक ने पोस्ट कॉब पे काफी काम किया है। पोस्ट कॉब मतलब जो एक्रोनेम है एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज हैं मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उनमें से जो लुथर गुलिक है उन्होंने ये लाइन कहा था। अगेन ये एक अर्बिट क्वेश्चन है, आप याद करें तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने दूसरी बार इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पब्लिक एड में मैंने दिया था, रॉल्स प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इक्वालिटी प्रिंसिपल, लेकिन एक्चुअली उनका जो थ्योरी ही है वो डिफरेंस प्रिंसिपल है। मतलब इनइक्वलिटी जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह से सोसाइटी में अरेंज होना चाहिए कि वो ग्रेटेस्ट बेनिफिट जो है लीस्ट एडवांटेज या वर्स्ट ऑफ पीपल को, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस प्रिंसिपल, उसी पे ये बेस्ड है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, ए इसका करेक्ट आंसर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ इनडिफरेंस, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बार्नार्ड ने दिया था। अब आपको बार्नार्ड का तो हमने पढ़ाया नहीं है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये पूछते हैं, बार्नार्ड और मैरी फॉलेट भी पूछ देते हैं। तो जोन ऑफ इंडिफरेंस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। बार्नार्ड ने ये कहा था कि हर सबऑर्डिनेट का एक मेंटल मैप में एक जोन ऑफ इंडिफरेंस होता है। मतलब कुछ ऐसा उसका मेंटल स्पेस है जहां पे कि उसका सुपीरियर कुछ भी बोले उसको बिना सोचे समझे वो ओबे करता है। मतलब आपको जैसे प्यून को आप बोलोगे चाय बनाओ, तो प्यून जो है वो उस पर क्वेश्चन नहीं करेगा सर क्या, लेकिन यदि आप उसको बोलोगे कि मेरे लिए सब्जी ला दो, तो शायद वो फ्रॉन कर सकता है। तो ये जोन ऑफ इंडिफरेंस उससे रिलेटेड है, इसलिए ये ऑथोरिटी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन अच्छा है लेकिन आउट ऑफ सिलेबस है।
Who among the following has expressed the view that if justice is taken away, the state become a band of robbers? इन्होंने बहुत सारे फेमस कोट पूछे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते नहीं है, आपको याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वैसे ये सेंट अगस्तिन ने कहा था। अब सेंट अगस्तिन अगेन आपको आपके सिलेबस में है नहीं, ये ग्रेट फिलोसफर थे, लेकिन इनके बारे में पढ़ना नहीं है, आप बस याद कर सकते हैं। Who wrote the book A New Public Administration The Minobrook Perspective? ये भी मैंने कल ही जो आपको वीडियो दिया है पब्लिक एड पे, उस पे ये क्वेश्चन मैंने रखा है। ये ड्वाइट वॉल्डो के साथी थे जिन्होंने की फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस को हेल्प किया था करने में वॉल्डो के साथ, और वो पिलर हैं वॉल्डो और फ्रैंक मारिनी, ये दो पिलर हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, और ये बुक जो है ये मारिनी ने लिखी है। सो फ्रैंक मारिनी सही आंसर है। एंड ड्वाइट वॉल्डो भी जो है वो पिलर है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ये आपको याद रखना चाहिए। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1968 में जो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ था फर्स्ट, उसकी परिणति थी, उसका आउटकम था। हु प्रोपाउंडेड द व्यू दैट प्रॉपर्टी इज नेचुरल राइट ऑफ मैन? ये तो यदि आपने ठीक से पढ़ा है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट वेस्टर्न, तो आप जानते हैं कि ये और कोई नहीं, ये लॉक हैं जिन्होंने नेचुरल राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जहां भी नेचुरल राइट की बात आए वहां लॉक को याद कीजिए। जहां फादर ऑफ लिबरलिज्म आए, लॉक को याद कीजिए। जहां नेचुरल राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी आए, लॉक को याद कीजिए। So answer is Locke. Which one of the following thinkers rejected the principle of administration as myth and proverb? ये भी मैंने आपको MCQ में बताया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये सिमन थे, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन जिन्होंने एक रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी दिया, वो एक ग्रेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स थे, लेकिन उन्होंने जो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था जो 1920s में टेलर, वेबर, लुथर, गुलिक, ओरविक एंड हेनरी फयोल, इन लोगों ने जो दिया था उसको उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये नॉनसेंस है, वो प्रोवर्ब है, मिथ है, कोई साइंस नहीं है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन ऑल्सो। तो आंसर ए है, हर्बर्ट साइमन। What is the theory of prismatic society in public administration based on? ये भी आप जानते हैं, आपने जो रिक्स, यदि मेरी वीडियो देखी है या कोई भी, तो आप इसको जवाब दे सकते हैं। ये फ्रेड रिक्स ने प्रिज्मेटिक सोसाइटी डेवलपिंग कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करके लिखा था और वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पे बेस्ड था, इसलिए इसका सही आंसर है स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्री। सो सी। बेंथम, जेरेमी बेंथम आपको पता है यूटिलिटेरियनिज्म के फादर हैं, आपको याद रखना चाहिए। ये किस टाइप के राइट या थ्योरी ऑफ राइट के समर्थक थे? इन्होंने नेचुरल राइट को नॉनसेंस कहा था, तो ये आपको याद रखना चाहिए। हिस्टोरिकल नहीं है, लीगल है ये, तो लीगल सही आंसर है। लीगल थ्योरी ऑफ राइट के ये समर्थक हैं। इसको यदि मैच करने के लिए बुक और ऑथर को दिया है, यहाँ पे भी थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन यदि आपने ठीक से फेमिनिज्म पढ़ा है तो आप ये नहीं भूल सकते हैं कि सेकंड सेक्स जो है वो साइमन डे बॉवर ने लिखा है। साइमन डे बॉवर ने लिखा है सेकंड सेक्स, उससे आपको बहुत कुछ निकल जाएगा। और मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन है। इन दोनों से आपको काफी कुछ मिल जाएगा। देन ए रूम ऑफ, यहाँ आप देखें तो ए का 2 है, तो ये आप याद कर सकते हैं। वर्जीनिया वुल्फ भी काफी फेमस फेमिनिस्ट हैं, इन्होंने ए रूम ऑफ वंस ओन लिखा है। तो जो नेक्स्ट बच गया द फेमिनिन मिस्टिक, ये ब्रेटी फ्रेडेन है, आप इसको याद कर सकते हैं। बट ये तो आपको याद जरूर होना चाहिए, और ये भी याद होना चाहिए सिमन डे वेबर जिन्होंने कहा था कि वुमेन आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। सेकेंड सेक्स में ही उन्होंने ये बात कही थी। In which of the following are public and private administration not common? Public private administration अब बहुत ज्यादा कॉमन होते चले गए हैं। अब ये फाइलिंग पता नहीं ये क्या कहना चाहते हैं, आई डोंट नो। स्कोप कम्प्लेक्सिटी में दोनों अब काफी बराबर हो गए हैं। मैनेजरियल टेक्निक भी दोनों एनपीएम के बाद एक दूसरे अपना, लेकिन अकाउंटिंग अभी भी मेरे हिसाब से बहुत ही डिफरेंट है। गवर्नमेंट की अकाउंटिंग और जो कॉमर्शियल इंटिटी है उसकी अकाउंटिंग में फर्क है। सो मेरे हिसाब से अकाउंटिंग है, वैसे आप चेक कर सकते हैं। मैच लिस्ट 1 और 2 यदि आप देखें तो यहाँ पे
पहले आप इसको छोड़ दीजिए, लेकिन आप कुछ जानते हैं जस्टिस एज फेयरनेस, आप सब जानते हैं कि ये रॉल की है, मैंने कई बार बताया जॉन रॉल, जस्टिस एज फेयरनेस, इसको याद कर लीजिए। ये भी याद कर लीजिए कि जॉन रॉल ने 1971 में बुक लिखा थ्योरी ऑफ जस्टिस। अभी जस्ट आपने देखा कि ये डिफरेंस प्रिंसिपल है, ग्रेटेस्ट एडवांटेज टू वर्स ऑफ, इस टाइप का इनइक्वलिटी होना चाहिए। तो वो एक लिबरलिज्म के वो ह्यूमनिस्ट फेस हैं जॉन रॉल, and one of the greatest thinker of liberalism in 20th century, जिन्होंने की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को एक अलग ही नया आयाम दिया कांत के बाद। जस्टिस इज अल्टीमेटली द प्रिंसिपल, इसको छोड़िए, जस्टिस इज डूइंग वन ओन वर्क विच इज इन कॉन्सोनेंस विथ इट्स ओन नेचर। आपको पता है हार्मोनी ऑफ सोल प्लेटो ने दिया था कि जस्ट इंडिविजुअल वो है जो अपने रीजन से गाइडेड उसकी सोल होती है, स्पिरिट और एपेटाइट मैंने आपको बताया है। तो जस्टिस इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर जो है, ये थेरास मैकस ने कहा था, तो ये आप यहां डाल दीजिए। जस्टिस वो है जो कि मतलब जो स्ट्रांग है वो उसके इंटरेस्ट में जो है वही जस्टिस है, एक तरह का व्यंग कह लीजिए। जस्टिस इज अल्टीमेटली प्रिंसिपल ऑफ, तो ये जो बच गया ये डोगोइट का बचा, आप इसको याद भी कर सकते हैं, या एक दो मैचिंग में क्या होती है, एक भी यदि आपको पता है तो शायद आपको वो क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि ऐसा भी पूछते हैं। दो होने से तो 100% आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, सब आपको जानना जरूरी नहीं है, याद रखिए इस बात को। Which one of the following defines globalization best? Again globalization पे इन्होंने सेम क्वेश्चन पूछ दिया, आई डोंट नो व्हाई। ये रिपीटेड क्वेश्चन, एक ही ये क्वेश्चन सेटर या जो जिसने भी क्वेश्चन को कंपाइल किया है वो उनकी गलती है, सेम क्वेश्चन है। So the growth of the single unified world market signifies globalization. In the realist theory of international politics, which of the following does Morgenthau's autonomy of political sphere? मैंने आपको ये पढ़ाया है कि उन्होंने कहा पॉलिटिकल मैन, उन्होंने पहली बार पॉलिटिकल साइंस को ऑटोनॉमी दी रियलिज्म को डिफाइन करते समय में। वो बेसिकली क्या था कि आपको यदि पॉलिटिकल डिसीजन लेनी है तो जो इंडिविजुअल है उसको अदर जो उसका डोमेन है उससे अपने को अलग करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको इमोशनल मैन, सोशल मैन, रिलीजियस मैन, इकोनॉमिक मैन, वो तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक मैन जो है उसकी अलग अलग जो है वो डोमेन है या फैकल्टी है। एक टाइम में जैसे आप बोलते हैं ना कि आप फादर भी हैं, ब्रदर भी हैं, आप एक ही टाइम में सन भी हैं, तो उसी टाइप से एक आदमी एक ही टाइम में पॉलिटिकल मैन, किसी टाइम में पॉलिटिक्स कर रहा है तो पॉलिटिकल मैन है, इकोनॉमिक्स डील कर रहा है तो इकोनॉमिक मैन है, एडमिनिस्ट्रेशन डील कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव मैन है। तो इसका सही आंसर है कि पॉलिटिकल एक्शन इन कंप्लीट डिसरिगार्ड टू अदर स्टैंडर्ड्स ऑफ थॉट, उस समय में आपको अदर थॉट को झटक देना है, ऑटोनॉमी इसी को मॉर्गनथॉ ने कहा था। सो सही आंसर। व्हाट इज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज, जो मैंने अभी आपको बताया कि 1920s में टेलर, वेवर, विलबॉय और लुथर, गुलिक एंड उर्विक, फायोल, इन सब की जो थ्योरी थी उसको मैकेनिस्टिक थ्योरी कहते हैं, या क्लासिकल थ्योरी या मैकेनिस्टिक। ये इसलिए कहते हैं कि वहां पे मैन को मशीन की तरह ट्रीट किया गया, इसलिए मैकेनिस्टिक थ्योरी। टेलर बेसिकली इसके सबसे बड़े प्रणेता थे। सो करेक्ट आंसर बी है। अब यहाँ फिर एक मैच करने का है, ये बहुत ही आसान है। आप जानते हैं कि लेवाइथन देखते ही आपको हॉब्स, लेवाइथन उनके बुक का नाम है जिसमें उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया। लेवाइथन का मतलब एक सी समुद्री दैत्य होता है बाइबल के मिथोलॉजी में, उससे उन्होंने स्टेट या सॉवरेन की परिकल्पना की थी जिसको कि असीम पावर है। लॉक ने जो है टू ट्रिटरीज ऑफ गवर्नमेंट लिखा है। मिल ने जो है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पे बुक लिखा है, ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और रूसो का बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। Which one of the following group of countries has been suspended from the membership of Commonwealth? तो ये जो है एक तो अर्बिट क्वेश्चन है, आपको पता हो भी सकता है नहीं भी। नाइजीरिया और पाकिस्तान को किया गया, और पाकिस्तान को दो दो बार कॉमनवेल्थ से सस्पेंड किया। कॉमनवेल्थ क्या होता है, जितने कॉलोनीज थे ब्रिटेन के उन सबको आजाद होने के बाद कॉमनवेल्थ नेशन बोलते हैं। उसमें नाइजीरिया और पाकिस्तान को सस्पेंड किया गया, पाकिस्तान को दो बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सॉरी यहाँ कुछ ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ फेडरलिज्म इन यूएस एंड इंडिया? यूएस और इंडिया के फेडरलिज्म में क्या कॉमन नहीं है? तो ये सब तो है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन पावर यूनियन स्टेट के बीच में होना चाहिए, यस।
एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी है, 2 सेट्स ऑफ जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, हाई कोर्ट रिपोर्ट करता है सुप्रीम कोर्ट को। अमेरिका में अलग है, वहां जो स्टेट की जो कोर्ट है वो उसके जो हायर कोर्ट है फेडरल उसके अंडर में नहीं आता है। तो ये जो है डिफरेंस है, इसलिए यही सही आंसर है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे यहाँ भी है, वहां भी है। मैच करने ये भी बहुत आसान है। आपको पता है कि प्लाटो, मैंने आपको पढ़ाया है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दिया है उन्होंने। मैकियावेली ने रियल पॉलिटिक अपने प्रिंस में दिया है, रियलिज्म के जनक हैं। लॉक ने जो है वो, लॉक यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, इन्होंने थ्योरी ऑफ माइंड दिया था, उसको टैबुला रासा बोला था ना, टैबुला रासा। टैबुला रासा का मतलब ये होता है, उन्होंने इस पे पूरा बुक लिखा था। उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है, जब बच्चा होता है तो वो क्लीन स्लेट के जैसा होता है, उसमें कुछ नेचर से लेकर के हम नहीं आते हैं। यहीं पे हमारी जितनी ब्रेन में लर्निंग होती है, सब हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसके बाद से ही वो शुरू होता है, उसमें कुछ रहता नहीं है, ज्ञान नॉलेज पहले से नहीं रहता है। तो ये उनका थ्योरी ऑफ माइंड है। एंड अल्थुजर जो है उन्होंने ऑटोनॉमी, ये एक मार्क्सिस्ट फिलोसफर हैं, इन्होंने ऑटोनॉमी ऑफ सुपर स्ट्रक्चर दिया, आप इसको याद कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गेम थ्योरी, ये तो बहुत ही अरबीट क्वेश्चन है, मैं इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहता हूँ। इसका सही आंसर ये है, मैंने गेम थ्योरी आपको पढ़ाया नहीं है और गेम थ्योरी आपने पढ़ा भी नहीं है। बेसिकली उसमें जो है गेम थ्योरी क्या है, जिसमें कि जो प्लेयर्स होते हैं या एक्टिविस्ट होते हैं उनके एक्शन से जो है पे ऑफ डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आपको नहीं पढ़ाया। एनीवेज इसका आंसर ये है। व्हाट इज द रीजन फॉर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट इन फ्रांस? इसका सीधा आंसर ये है कि फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहां प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट को हेड करता है, और प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, तो वो तो क्लमजी होगा ही ना। जैसे इंडिया में देखिए, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, लेकिन वो वर्चुअल है, वो नोशनल है, तो कोई क्लास नहीं है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का। लेकिन जैसे श्रीलंका है, फ्रांस है, ऐसे रसिया है, जहां पे कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का मुखौटा नहीं होता है, वो एग्जीक्यूटिव रियल होता है, वर्किंग एग्जीक्यूटिव, दोनों में क्लास होती है, ये एक है। सो इसलिए सही है मिक्स्ड प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रेड से इसलिए मैंने मार्क किया है, पता नहीं, एक तो इसमें, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, आप पढ़ेंगे तो इसका कुछ लैंग्वेज भी गलत है, इन्होंने जर्मनी के बारे में पूछा, आई डोंट नो व्हाई, आप पढ़ लीजिए। द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्राइमरली सीक, ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब, बेसिकली उसका पर्पस है टू एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो यही सही है, क्योंकि इसी को बेसिकली जो है कैसे स्टेट का ओरिजिन हुआ है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थ्रू समझने की कोशिश की जाती है। इट इज वन ऑफ द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। वैसे तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन भी इसमें छिपा हुआ है, लेकिन ये इसका अच्छा आंसर नहीं है, बेस्ट आंसर ये है, और ये सब तो ऐसे ही है। द मार्क्सिस्ट परसीव इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज, अब आपको मैंने बताया है आईआर का जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है वो तो क्लास स्ट्रगल है। उनका ये कहना होता है कि जो बॉर्जोइज क्लास है उसके इंटरेस्ट को जो फर्दर करने के लिए जो अरेंजमेंट है वही इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम है, वहां पे डोमिनेंट क्लास के का ही बोलबाला है। तो ये तो यहाँ पे इससे उभर के आता है, स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन द बॉर्जोइज एंड सोशलिस्ट सिस्टम विद द होप ऑफ इनेविटेबल ट्रायम्फ ऑफ इंटरनेशनल प्रोलेटरियनिज्म। तो यही है, बाकी तो इसमें और कुछ है नहीं। आप देखेंगे कि ये सब पढ़ के ही आपको लगेगा कि ये सही नहीं है। विच ऑफ द, जहां भी मार्क्सिस्ट आए ना, उसमें क्लास एंगल से आप देखिए, क्लास लेंस देखिए, बॉर्जुआजीज वर्सेस प्रोलेटारियन, वहां स्टेट भी वही है, वो डोमिनेंट क्लास जो बॉर्जुआजीज क्लास है उसको, उसके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए स्टेट एक्ट करती है। इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट पावर है उसके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए काम करती है। तो जहां मार्क्सिज्म आए वहां इस तरह से आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन आप बना पाएंगे। Which of the following feminist scholar carried out in-depth research on the role of housewife? ये सीधा आंसर ही देख लीजिए, इन्होंने एक बुक ही लिख दिया था, जो इसका करेक्ट आंसर है बी,
सॉरी, ये गलत यहाँ पे लिखा है, ये आन ओकले हैं, यहाँ इसको सी कर दीजिए। आन ओकले ने बुक लिखा था हाउसवाइफ 1974 में, उसमें उन्होंने जो है हाउसवाइफ का क्या रोल है उसको उन्होंने जो है डिस्कस किया था, ऑफ कोर्स इंग्लैंड में। विच कमिटी बिफोर द सचर कमिटी एड्रेस द इशू ऑफ मुस्लिम, ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सचर कमिटी आपको बिल्कुल जाना चाहिए, ये पूछा जाना चाहिए। ये एकमात्र कमेटी इंडिया में है जो मुस्लिम की समस्या पे कि उनको जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट, उनका पोवर्टी कैसे दूर करें एंड ऑल, उस पे बहुत अच्छी कमेटी 2005 में परहैप्स बनी थी। उसके पहले गोपाल सिंह कमेटी जो है उन्होंने भी मुस्लिम और जो न्यू बुद्धिस्ट हैं उस पे काफी कुछ कहा था, इसलिए सही आंसर ये है। गुजराल कमेटी ने उर्दू लैंग्वेज के बारे में कहा था, ये दोनों तो बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है। सो सही आंसर ए है। व्हाट इज द फोकस ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्योरिस्ट, ये इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, यहां देख के लगता है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग है, नो। तो यहां सिंपली देख लीजिए, ये एक्चुअली डी है, जहां पे कि जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है फॉरेन पॉलिसी डिसीजन को, यही डिसीजन मेकिंग थ्योरिस्ट करते हैं, जैसे ग्राहम एलिसन एंड ऑल, ये सब काफी इंपॉर्टेंट उसमें थ्योरिस्ट है। यदि मैच करने को दीजिए, प्रोफेसर सबाइन जो है उन्होंने बुक लिखा है, मतलब प्लेटो टू मार्क्स इस टाइप का उन्होंने लिखा है, तो उनका हिस्टोरिकल अप्रोच है। गैटलिन का सोशोलॉजिकल अप्रोच है। लियो स्ट्रॉस का लियो स्ट्रॉस जो कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म में बिलीव करते हैं, पॉजिटिविज्म में बिलीव नहीं करते हैं, वो फिलोसफिकल अप्रोच है। और ग्राहम वालेस का साइकोलॉजिकल, इसलिए इसमें सभी करेक्ट है, ऑल करेक्टली मैच्ड खुद है, आप इसको देख सकते हैं। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल, ये भी मैंने आपको कल ही जो वीडियो दिया है कॉन्सेप्ट पर, उसमें बताया है कि फर्स्ट जनरेशन जो है सिविल पॉलिटिकल राइट है, सेकेंड जनरेशन जो है इकोनॉमिक एंड सोशल राइट है, थर्ड जनरेशन जो है कल्चरल एंड एनवायरमेंटल राइट्स है। इसलिए सही आंसर है बी, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू रियलिज्म वॉज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट, ये तो आप छूटते ही आप कह सकते हैं केनिथ वॉल्ज, वही तो उन्होंने ही तो दिया था। हंस मर्गनथाउ जो है क्लासिकल रियलिज्म के जनक हैं। बैरी बुजॉन भी काफी लिखते हैं। पॉल प्रेबिस के बारे में तो मैं जानता नहीं, लेकिन केनिथ वॉल जो है वो एक, मतलब कह सकते हैं ही इज द प्रोपाउंडर ऑफ न्यू लिबरलिज्म। हु फर्स्ट एडवोकेटेड पार्टी लेस डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये तो देखते ही आपको पता होना चाहिए, जयप्रकाश नारायण। यहाँ सॉरी छूट गया है, जय जोड़ लीजिए, जयप्रकाश नारायण। वैसे महात्मा गांधी ने भी कहा था कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल जो डेमोक्रेसी पार्टी लेस होना चाहिए, यहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, जरा रुक करके जरा सोचिएगा कि क्यों ऐसा कहा जाता है। कई थ्योरिस्ट बोलते हैं क्योंकि पार्टी क्या है, पार्टी एक प्राइवेट ग्रुप है, 5 लोगों ने ग्रुप बना लिया, एक क्लिके है, बस एक ग्रुप बना लिया और वो पावर एक्वायर करते हैं और फिर वो पूरे राज्य काज चलाते हैं, स्टेट को कंट्रोल करते हैं। तो ये प्राइवेट ग्रुप यदि पूरे कंट्री को शासन करे, ये कई लोगों को बहुत अजीब लगता है। वो इवन आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं इंडिया में। जो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो फंड लेते हैं उसके बारे में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो इस पर सोचने की जरूरत है हर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट को कि क्या पॉलिटिकल पार्टी के बगैर जो है हम डेमोक्रेसी नहीं चला सकते हैं, जो जयप्रकाश नारायण ने सोचा था। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द पॉजिटिव सम गेम। आपको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में जीरो सम गेम होता है और पॉजिटिव सम गेम, जिसको कि विन विन सिचुएशन भी आप कह सकते हैं। विन विन का मतलब क्या होता है कि यदि दो कंट्री यदि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉपरेशन कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज में या किसी में, तो दोनों ही जो है जीत सकते हैं। जो यहाँ लिखा गया है कि बोथ साइड में विन और गेन, गेन एंड लॉसेज आर नॉट नेसेसरली इक्वल। जीरो सम गेम उसका उल्टा होता है कि ये है कि गेन एंड लॉसेज आर नेसेसरली इक्वल एंड बोथ साइड मेक नो, मतलब कि वन एक्टर विंस एंड अदर लूजेस, इसको जीरो सम गेम बोलते हैं। जितना आपने गेन किया उसी रेशियो में मैंने लूज किया, तो जीरो सम गेम है, वो रियलिस्ट मानते हैं। और जो पॉजिटिव सम गेम है वो नियो लिबरलिज्म या लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म मानते हैं, जिससे कि इंटरनेशनल कॉपरेशन ये करने में फायदा इनको लगता है। दोनों में फर्क समझिए, जीरो सम गेम रियलिस्ट और ये लिबरलिज्म पॉजिटिव सब गेम। इसलिए करेक्ट आंसर जो है बी है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन को हम बोलते हैं वो है।
ये पंचायत एंड म्यूनिसिपल बॉडी को, पंचायत 73rd 74th म्यूनिसिपल, इन दोनों में जो फर्क है मैंने अभी जो बताया है पब एड में, उस वीडियो को भी आप तेजी से देख सकते हैं। अब यहाँ मैच करते हैं, चलिए ये बहुत आसान होना चाहिए क्योंकि काफी इसका मैंने ऑप्शन छोड़ दिया, वो तो और भी आसान कर देता है। पूरे को मैच करते हैं। हैंस मर्गनथाउ रियलिस्ट क्लासिकल रियलिज्म, बार्नार्ड कोहेन जो है डिसीजन मेकिंग अप्रोच, और डेविड ईस्टन आपको पता है सिस्टम अप्रोच, और जॉन वॉन न्यूमन तो फादर ही हैं गेम थ्योरी के, तो इस तरह से उसको मैच कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज निगेटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन, ये तो मैकियावेली ने कहा था। निगेटिव मोटिवेशन क्या है कि आप बहुत काम करते हैं लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है आपका मोटिवेशन, आप डर के करते हैं, तो बस फियर है, बाकी तो सब पॉजिटिव मोटिवेशन है। डर के जो मोटिवेशन होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ 1948 पब्लिकेशन पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, अभी जस्ट मैंने बोला पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, इस बुक को आप भूल नहीं सकते हैं। ये हंस मर्गनथाउ ने लिखा और इसी में उन्होंने जो है अपने 6 प्रिंसिपल जो है रियलिस्ट आईआर के उन्होंने दिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज रिजेक्टेड बाय फासिज्म, तो रेशियल नेशनल सुपरिटी तो मानते हैं फासिज्म। ओबीडियंस एंड पर्सनल लॉयल्टी टू द सुप्रीम लीडर, ये तो बिल्कुल उनका कोर है। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी भी कोर है, तो यही बच गया। राइट्स एंड लिबर्टीज तो इंडिविजुअल को देते नहीं है ये, इसलिए सही आंसर इसका डी हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया एसोसिएटेड विथ, अब ये है कि कौन सा एक ये संस्था इसके लिए संघर्ष की थी। यदि आपने मेरा वीडियो देखा हो या कभी भी पढ़ा हो हिस्ट्री ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, तो आप भूल नहीं सकते हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन राजस्थान की एक संस्था थी, एक एनजीओ जिन्होंने की संघर्ष किया था राइट टू इंफॉर्मेशन का, वो पंचायत से शुरू हुआ था। आपको यहाँ पे अरविंद केजरीवाल और अरुणा रॉय को भी याद रखना चाहिए। ये भी दोनों जो इंडिविजुअल हैं इन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन लाने में काफी काम किया। इसके लिए अरविंद केजरीवाल को मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। इंडियन फेडरलिज्म इज क्लोजली रिजेंबल्स, किससे मिलता है हमारा? क्या यूएसए से? नहीं, बहुत हम अलग हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं मिलता, नाइजीरिया से नहीं, हम कनाडा से मिलते हैं। ये भी जो है क्वाजाई फेडरलिज्म है, हम भी क्वाजाई फेडरलिज्म है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन है, इसलिए सही आंसर है कनाडा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए। द प्रॉब्लम ऑफ ए जस्ट सोसाइटी इज नॉट द सिंगल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी but the much more difficult problem of achieving simultaneously in one society both liberty and equality। एक ही सोसाइटी में देखिए इक्वलिटी लाना हो तो चाइना ला सकता है, रसिया भी लाने की कोशिश किया था, यूएसएसआर, तो वहां लिबर्टी जो है इंडिविजुअल लिबर्टी वो हनन हो जाती है। यदि आप लिबर्टी रखेंगे जैसे अमेरिका रख रहा है तो वहां इक्वलिटी जो है वो पीछे रह जाता है। तो लिबर्टी इक्वलिटी एक ही साथ जो है, ये सबसे बड़ा चैलेंज कैपिटलिज्म का नहीं है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का नहीं, कम्युनिज्म का भी नहीं है, वो तो एक तरफ झुक जाते हैं। फासिज्म का तो बिल्कुल नहीं है। ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जैसे इंडिया जैसे कंट्री का प्रॉब्लम है, जहां पे कि आपको लिबर्टी भी देनी है पीपल को और इक्वलिटी भी लानी है, इसलिए सही आंसर है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। 43 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको मिलाते ही भी काफी आसान है। रोनाल्ड डॉर्किन, आपको पता है इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज याद होगा आपको। लिबरलिज्म कह सकते हैं, लक इगैलिटेरियन एक तरह से ये है। माइकल सैंडल जो है वन ऑफ द कम्युनिटेरियन है। आई होप कि आप चार जो सैंडल, मैकलटेर, एलिस्टेडेयर एंड माइकल वॉल्जर, ये सब जो मैंने आपको बताया है उन सब आपको याद होगा। जो कम्युनिटेरियन थिंकर चार्ल्स टेलर, इन सबको आपने याद रखा होगा। मारिया माइस जो है वो इको फेमिनिज्म है। वंदना सिवा को भी यहाँ पे याद कर सकते हैं। और फूको जो है, फूको वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको आप पोस्ट मॉडर्निज्म समझ सकते हैं। फूको एंड डेरिडा, इसको आप भूल नहीं सकते हैं। फूको जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के एक तरह से जनक हैं और डेरिडा डीकंस्ट्रक्टिविज्म के, और दोनों मिलकर के पोस्ट मॉडर्निज्म के पॉलिटिकल साइंस में प्रणेता माने जाते हैं, फाउंडर। तो सभी करेक्टली मैच्ड हैं। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया? यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट आपको समझ में आना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, कनाडा, न्यूजीलैंड और मेनी 16, यहाँ मैंने लिस्ट दिया हुआ है, 16 कॉमनवेल्थ नेशन जो है, जो कभी गुलाम रहा था अंग्रेज, मतलब ब्रिटिश शासन का या ब्रिटिश मोनार्क का, वो अभी भी ब्रिटिश मोनार्क को ही अपना राजा मानता है। वो रिपब्लिक नहीं है, मतलब वहां पे जो एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं वो तो कंट्री के होते हैं, लेकिन जो उसका हेड ऑफ द स्टेट है वो जो यूके का मोनार्क है उसी को मानता है। इसकी नाम आप पढ़ सकते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड,
ये सब हैं। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है हेड ऑफ द स्टेट हो जाएगा। क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है वो हेड ऑफ द स्टेट न्यूजीलैंड की भी होगी, कनाडा, बेलीज, ये जितने भी इसमें से सबके होंगे। इसमें से एक कंट्री ने अभी अपने को रिपब्लिक बनाया है, वो कहीं देख लीजिएगा, अभी हाल में आया था। According to Marx, which one of the following is the principle of distribution in the socialist state? इस क्वेश्चन ने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया है, क्योंकि यहाँ सोशलिस्ट स्टेट इन्होंने दे दिया, कम्युनिस्ट स्टेट नहीं दिया। अब एक तरह का ये वर्ड प्ले है, क्योंकि ये बहुत फेमस है। फर्स्ट जो है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, ये बहुत फेमस उनका लाइन है। लेकिन ये उन्होंने अपने कम्युनिस्ट सोसाइटी के लिए कहा था। जो ट्रांजिशनल सोसाइटी है, जो सोशलिस्ट सोसाइटी है, उसके लिए उनका ये सही है कि from each according to his ability but to each according to his work। ये ट्रांजिशनल है, जब तक कि डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरिएट होगा, सोशलिस्ट सोसाइटी होगा, तो हम सबको उसके नीड के अनुसार नहीं दे पाएंगे। लेकिन कम्युनिस्ट सोसाइटी जो होगी, जो क्लासलेस, स्टेटलेस सोसाइटी, इक्वल सोसाइटी होगी, वहां पे हम इसको लागू करेंगे। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। when was यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेड? ये डेट आपको याद रखना चाहिए, जरूर याद रखना चाहिए। अब ये आप भूल भी जाएं, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया। इंडिया भी इसको साइन किया है। उसी के चलते हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड अदर ये सब बने हैं। Which one of the following statement correctly explain the meaning of checks and balance in presidential system of USA? ये जो checks and balance है, ये डेमोक्रेसी का एक कॉर्नर स्टोन है, मतलब एक स्तंभ है। जिस तरह से कि सेपरेशन ऑफ पावर है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में। तो आप इन सबको पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद ही आपको लगेगा कि सब गलत है। इतना आसान है, इसको पढ़ने में टाइम में जाया नहीं कर रहा हूं। ये बेसिकली ये है, the function of a legislature, executive and judiciary acting as a check on one another, creating a constitutional balance for the smooth functioning of the government। एक दूसरे को चेक करता है। जैसे एग्जीक्यूटिव यदि अपनी लिमिट क्रॉस करेगा तो जुडिशरी रोक देगा, जुडिशरी यदि एक्टिविज्म दिखाएगा तो उसको लेजिस्लेचर रोकने की कोशिश करता है, लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये जो डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंस बने हुए हैं, और यदि सभी फेल कर जाता है तो मीडिया, जो कि जिसको कि चौथा स्तंभ बोलते हैं, वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है इन तीनों को। यदि ये अपना अपना ये तीनों इंस्टीट्यूशन सही काम करें तो डेमोक्रेसी में कोई भी एक विंग जो है वो अधिक आतताई की तरह या एक्सेसिव पावर को यूज नहीं करेगा, एक्टिविज्म नहीं दिखाएगा। तो इसलिए ये सही है। लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये आप कैसे भूल सकते हैं? कल ही मैंने आपको बताया है, लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एज अनएलिनिएबल राइट, मतलब जो कभी छीना नहीं जा सकता। अनएलिनिएबल राइट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? आपको एकदम सीधा इसमें बल्ब जलना चाहिए। जिस तरह लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी से बल्ब जलता है आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उस तरह लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस से बल्ब जलना चाहिए अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। एकदम याद कर लीजिए। मार्क्सिज्म बिलीव्स दैट द रियल इज द रैशनल, रैशनल इज द रियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल रिलेशन आर रूटेड इन मटेरियल कंडीशन। जैसे ही आप देखेंगे, यस यस यस, मार्क्स क्या बोलता है कि हमारा जो मटेरियल कंडीशन है वो हमारा कॉन्शियसनेस को डिसाइड करता है, वही हमारे सोशल रिलेशन को डिसाइड करता है, उल्टा नहीं है। इसलिए यही सही है, बाकी आप पढ़ लीजिए। मतलब कि मटेरियल कंडीशन जो है वो बेस है, और बाकी सब जो है वो सुपर स्ट्रक्चर है। इवन लीगल, पॉलिटिक्स, मीडिया एंड ऑल, कल्चर। The institution of ombudsman was first introduced in which of the following country? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्विज क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, सीधा याद कर लीजिए, स्वीडन। ओम्बड्समैन मतलब लोकपाल। जो इंडिया में लोकपाल लाया गया, वो सबसे पहले दुनिया में जो है वो स्वीडन में लाया गया था। परहैप्स 1891, मैं मेमोरी से बोल रहा हूं, तो बस स्वीडन याद कर लीजिए, पहला ओम्बड्समैन। हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? इसको आपको याद रखना चाहिए यदि आप किसी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में बैठ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। ये पुर्तगीज हैं, ओंटोनियो ओलिवेरा गुतेरेस। इनको याद कर लीजिए। ये सब पहले वाले हैं। गाली, कॉफी अन्नान बहुत फेमस रहे हैं अफ्रीका के, बान की मून साउथ कोरिया के। तो ये सब पहले के हैं। अभी के जो है मिस्टर गुटेरेस हैं। Which one of the following statement describe a unitary system? यूनिटरी आप जानते हैं, जैसे इंग्लैंड है
वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो सुप्रीम होता है, बाकी जो रीजनल गवर्नमेंट उसको सीधा सबऑर्डिनेट यूनिट के जैसा बिहेव करते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं। इसीलिए सीधा देख लीजिए, वेयर द टेरिटोरियल डिवीजन है, ये नहीं है, वेयर द टेरिटोरियल डिवीजन आर सबऑर्डिनेट एजेंसी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सीधा ये है। बाकी तो आप पढ़ लीजिए, वो सब गलत है। What among the following is the main thrust of neoliberalism? तो ये तो बिल्कुल आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको सीधा लगेगा कि बस एक ही सही है और ये है, टू प्लेस मार्केट इफिशिएंसी एट द फाउंडेशन फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम एंड टू एग्री फॉर ए लिमिटेड रोल ऑफ द स्टेट। नियो लिबरलिज्म क्या है? लिबर्टेरियनिज्म है। नॉजिक और हयाक को याद कीजिए, मतलब स्टेट अपने को पीछे खींच ले, मार्केट को छोड़ दे, प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ करने दे, दूर से उसको देखे, स्टीयर करे। एनपीएम इसका एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक रूप है नियो लिबरलिज्म का। एलपीजी इसका रूप है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इसका एक रूप है। जो 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 डेमोक्रेसी का जो प्रेजेंट रूप है वो भी नियो लिबरलिज्म है। मतलब कि फ्री मार्केट इकोनॉमी हो, स्टेट का रोल कम हो, मार्केट का रोल ज्यादा हो। व्हाट वाज द कॉजल कॉजल इवेंट, किसने कॉज किया फिफ्थ रिपब्लिक लाने में फ्रांस में? फिफ्थ रिपब्लिक मैंने आपको बहुत सारे कंट्री का पढ़ा है। फिफ्थ रिपब्लिक मतलब कि एक पूरा नया कॉन्स्टिट्यूशन जब आता है तो उसको एक नया रिपब्लिक बोलते हैं। तो फिफ्थ रिपब्लिक 1958 में फ्रांस में आया था। वो क्यों आया था आपको पता होना चाहिए। 1954 में अल्जीरिया, जो इसका बहुत बड़ा अफ्रीका में कॉलोनी था, वहां रिवोल्ट हो गया और वहां फ्रेंच की सेना हार गई। इससे फ्रांस क्राइसिस में आ गया और वहां पे एक नई जो है कॉन्स्टिट्यूशन लाई गई और वो सेमी प्रेसिडेंशियल जो मैंने भी आपको बताया वो लाई गई और ये अल्जीरियन क्राइसिस के चलते आया। अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए प्रेशर ग्रुप? ये तो आप पढ़ेंगे तो आप सीधा समझ जाएंगे कि और कोई आप टिक मार ही नहीं सकते हैं। टू ब्रिंग प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी डिसीजन। वो पॉलिसी अपने अपने पॉलिसी के लिए वो जो है संघर्ष करते रहते हैं। फिलीबस्टर जो है, ये आप टर्म को याद कर लीजिए। कुछ टर्म ना आप याद कर लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में। एक फिलीबस्टरिंग है और एक जेरी मैंडरिंग है। जेरी मैंडरिंग क्या होती है पहले वो जान लीजिए। यहाँ पे उसका कोई नाता नहीं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा। उसमें जो 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 कॉन्स्टिट्युएंसी होती है, जहां पे एक मान लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी है, उसका जो एरिया को जब चेंज कर इस तरह से चेंज कर दिया जाता है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को फायदा हो जाए। जैसे मान लीजिए कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि 50% मुस्लिम है। अब मान लीजिए कि पर्टिकुलर पार्टी को इससे परेशानी हो रही है, उसने थोड़ा सा बाउंड्री को ऐसा शिफ्ट कर दिया कि अब मुस्लिम केवल 25% रह गए, तो उसको जेरी मेंडरिंग बोलते हैं। और फिलीबस्टरिंग क्या होती है कि आप मतलब इतना लंबा भाषण बेकार का दें पार्लियामेंट में, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कि सबके कान पक जाएं और आपका पर्पस केवल टाइम बर्बाद करना हो, कोई बिल पास ना हो सके। यदि आपको इतनी बात पता है जो मैं आपको बोल रहा हूं, तो आप सीधा बोलेंगे कि मेंबर ऑफ द सीनेट टू ऑब्स्ट्रक्ट द पैसेज ऑफ बिल, यही है। बाकी सब तो ऐसे ही उन्होंने बना दिया है। फिलीबस्टरिंग मतलब बकवास करते रहिए आप, कुछ से कुछ बोलते रहिए, टाइम काटते रहिए, जिससे कि हाउस का जो है टाइम बर्बाद हो। ये अमेरिका की देन है। एज पर द 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, एज पर द मार्क्सिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज द। मार्क्सिज्म पे देखिए कितने क्वेश्चन जामिया पूछ रहा है, एटलीस्ट पांचवा छठा क्वेश्चन है। एज पर द मार्क्सिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज द फोर्स स्परिंग, स्पर मतलब जो उसको पंख देता है, उसको फैलाता है, सोशल डेवलपमेंट को स्पर करने के लिए इसमें से कौन सा फोर्स की तरह काम करता है? क्या मेटेरियलिज्म है? नो। क्लास कंट्राडिक्शन है? यस। द कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, सोशलिस्ट। बेसिकली मार्क्स क्या बोलते हैं कि जो क्लास एंटागोनिज्म है, जिसको कि डायलेक्टिक कह लीजिए, वही इंटरनल फोर्स है जो सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाता है। यही उनका कहना है, क्लास। तो इसलिए वो कहते हैं कि हिस्ट्री इज नथिंग बट हिदर टू हिस्ट्री इज द क्लास, हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। 50 इसलिए सही इसका है क्लास कंट्राडिक्शन। 50 पार्टिसिपेटिंग कंट्री साइन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन 26 जून 1945। इस डेट को आप कभी मत भूलिए, ये यूनाइटेड नेशन का चार्टर साइन हुआ था। अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन आता है, परहैप्स 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, मैं मेमोरी से बोल रहा हूं। 26 जून को मत भूलिए, इस दिन यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन हुआ था। Which one of the following sums up the philosophy? Everything for the state,
नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, ये मुसोलिनी ने कहा था। मतलब सब कुछ स्टेट है, स्टेट गॉड है, आदमी को अपना निछावर कर देना है, तो ये फासिज्म से रिलेटेड है ऑफ कोर्स। व्हाट इज द सेंट्रल फीचर ऑफ इमानुअल वॉलस्टीन वर्क? आपको मैंने पढ़ाया है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, तो सीधा आप इस पे टिक मारेंगे। और अंडर डेवलपमेंट की जो थ्योरी है आंदर गुंदर फ्रैंक ने दिया था, जिसको डिपेंडेंसी थ्योरी कहते हैं, उसको भी आपको याद रखना चाहिए, वो भी कभी भी पूछा जा सकता है। एडवर्ड सेड को भी याद रखिए, ओरिएंटलिज्म। तो ये सब जो अगेंस्ट जो काम किया है यूरोसेंट्रिज्म के, उसको आपको याद रखना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द, फिर यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज गलत है, वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू लॉक। लॉक से जैसे आप देखेंगे लेवाइथन हॉब्स है, लिमिट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, लेट अस सी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने बुक लिखा था, ये बुक है लॉक का, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जैसे सही आंसर है डी। व्हाट इज मीन्ड बाय डेटॉन्ट? डेटॉन्ट जो है इसको प्रोनाउंस डेटॉन्ट किया था, डेटॉन्ट, डेटॉन्ट। तो डेटॉन्ट जो है आपको मैंने पढ़ाया है, इसका मीनिंग ये होता है कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में बहुत नरम हो गया था रिश्ता कोल्ड वॉर के दौरान, दोनों में काफी आर्म संधि, जितने भी साल्ट वन स्टार्ट इस टाइप की आप एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जितनी ट्रीटी, बहुत दोस्ती होने लगी थी, लोगों को बहुत शांति मिली थी। तो ये है रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन बिटवीन, नो नॉर्थ साउथ नहीं, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन बिटवीन ईस्ट वेस्ट। ईस्ट मतलब यूएसएसआर, वेस्ट मतलब यूएसए, इन दोनों के बीच में टेंशन कम हो गया था 60 और 17 में। फिर न्यू कोल्ड वॉर शुरू हो गया 80s में, जब वियतनाम वॉर में हार गया यूएसए और रसिया ने जो है वो चढ़ाई कर दी अफगानिस्तान पे, तो एक नया कोल्ड वॉर शुरू हो गया। तो उसके पहले ड्यूटांट था। तो ओके, ये डी इसका सही आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग थ्योरिस्ट एडवोकेटेड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी? ये आप सीधा जान लीजिए, सीबी मैकपर्सन है। सीवी मैकपर्सन को एक और कारण से आप जानिए, मैंने आपको बताया, इन्होंने लिखा था द पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। ये एक तरह से बुराई करते हैं इंडिविजुअलिज्म के उस फीचर का जो कि एक मेटेरियलिस्टिक पॉजिटिविज्म को बढ़ावा देता है लॉक्स हॉब के अनुसार से। डेमोक्रेसी में भी ये काफी क्रिटिकल है, इनका कहना है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक धोखा है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए। व्हाट इज द टर्म इंटर जनरेशनल इक्विटी रिलेटेड टू? ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटर जनरेशनल इक्विटी क्या, इंटर जनरेशनल इक्विटी क्या है? हम एक जनरेशन है, हमारे आने वाले कल उसके बच्चे वो नेक्स्ट जनरेशन है। मान लीजिए हमने सारा अर्थ का सब रिसोर्सेज को खा पका गए अगले 100 साल में, तो क्या ये अगले आने वाले जनरेशन के साथ में ये अन्याय नहीं होगा? तो जब हम अगले आने वाले जनरेशन के बारे में सोचते हैं कि उसको भी हक है अर्थ के रिसोर्सेज को यूज करने का, तो हम इंटर जनरेशनल इक्विटी की बात करते हैं, और यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। इसलिए सही आंसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Which constitution has inspired the Indian concept of rule of law, parliamentary system and law making procedure? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत चीजें हमने बहुत जगह से लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्वाजाई फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट लिया है, यूएसए से फंडामेंटल राइट लिया है, कई चीजें हम लोगों ने, प्रिविलेज मोशन जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। लेकिन जो मेजर जो हम लोगों ने रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम और लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये हमने अपने जो पेरेंट जो हमारा कॉलोनियल मास्टर था ब्रिटेन से लिया। इसलिए सही आंसर है ए। Who among the following has described the worldwide triumph of liberal democracy as end of history? ये आप भूल नहीं सकते हैं, यदि आप एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं एमसीक्यू में, तो एंड ऑफ हिस्ट्री जो बुक है फ्रांसिस फुकुआमा ने 1988-89 में लिखा। उनका कहना था कि वर्ल्ड कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद कि पूरे दुनिया में अब आइडियोलॉजी खत्म हो गई, अब लिबरलिज्म जो है वही है चैंपियन है, अब कुछ बचा नहीं है, ह्यूमन सिविलाइजेशन अपने पीक पे पहुंच गया है। ऑफ कोर्स ही वाज रॉन्ग। और यहाँ पे आप इसको भी याद रखिए, डैनियल बेल ने लिखा था ऑफ कोर्स बहुत पहले 1960s में, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। उनका कहना था कि ग्रैंड आइडियोलॉजी का टाइम लद गया, अब जो है बहुत ही रूडिमेंट्री, बहुत ही माइक्रो इश्यूज पे जो है लोग पॉलिटिक्स होगी। तो ये डैनियल बेल जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी, कंफ्यूज मत कीजिएगा एंड ऑफ हिस्ट्री से। Which article of Constitution of India direct the state to make effective provision for securing the right to work? ये सीधा याद कर लीजिए, आर्टिकल 41, राइट टू वर्क।
ये सब एक चीज यहाँ पे यदि आप याद रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आर्टिकल 33 से लेके 51 तक ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी है। और डीपीएसपी में ही राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इन सब की बात की जाती है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं, जैसे आप इसमें देखेंगे तो आपको 3 आर्टिकल उसमें फॉल कर रहा है 41, तो कुछ तो आपको हेल्प होगा 33 टू 41 एंड 14 टू 32 जो है ये, या 12 टू 32 कर लीजिए, ये फंडामेंटल राइट है, एफआर। Which one of the following is an apt description? Apt मतलब सही description of Jean Bodin's theory of. Jean Bodin was first to give theory of sovereignty. ये मैंने आपको पढ़ाया है। उन्होंने कहा था absolute sovereignty, जिसको कोई बांट नहीं सकता है, कोई उसको दो पार्ट या अलग अलग नहीं कर सकता है। Unalienable absolute sovereignty, John Bodin, Jean Bodin। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु हैज रिसरेक्टेड, रिसरेक्टेड मतलब फिर से जिंदा कर देना मरे हुए को, हु हैज रिसरेक्टेड या रिजुबिनेटेड भी बोलते हैं, रिसरेक्टेड द आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन ए न्यू फॉर्म आफ्टर इमैनुअल कांत। ये बहुत आसान होना चाहिए क्योंकि मॉडर्न जमाने में, वो भी 20th सेंचुरी में, कोई एक सोशल कॉन्ट्रैक्टिनियन हुआ है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी से अपनी थ्योरी बनाया है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो वो है जॉन रॉल। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया था कि जॉन रॉल ने सभी सोशल कॉन्ट्रैक्टियन को उसमें रेफर किया है, उसके कुछ कुछ उससे इन्फ्लुएंस हुए हैं, एक को छोड़ के, और वो है थॉमस हॉब्स। हॉब्स से रॉल बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं थे। और एक इससे भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि हॉब्स जो है, जो सभी सोशल थिंकर, मॉडर्न जमाने के पॉलिटिकल थिंकर एरिस्टोटल से प्रभावित होते हैं, लेकिन थॉमस हॉब ऐसे हैं जो बिल्कुल एरिस्टोटल से प्रभावित नहीं दिखते हैं। उन्होंने एक बार भी रेफर नहीं किया अपने लेवाइथन में उसका। In Marxist thought, the concept of hegemony is closely associated with whom of the following? ये सब लड्डू क्वेश्चन है। ग्राम्सची, कितनी बार आपको मैंने बताया है, इन्होंने प्रिजन नोटबुक लिखा था, 1920s में मुसोलिनी इनको जेल में बंद कर दिया था। Which one of the following is the correct statement according to the pluralist theory? ये क्वेश्चन भी काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन यदि आप आर.एम. मैक्लेबर को जानते हैं, इन्होंने मॉडर्न स्टेट लिखा जो कई बार पूछा जाता है, तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट सही, द स्टेट इज वन अमॉन्ग सेवरल एसोसिएशन, ये मैक्लेबर का कहना है। प्लूरलिज्म क्या है? प्लूरलिज्म वो थॉट है जो रॉबर्ट डहल भी उसके हैं, लास्की भी हैं, एस.एम. लिपसेट हैं, मेनी मेनी अदर्स। वो लिबरलिज्म की एक धारा है जिसमें ये माना जाता है कि जो पावर है नेशन स्टेट में, वो कोई एक सॉवरेन नहीं है, जो जैसे जॉन ऑस्टिन बोलता है कि एक व्यक्ति या ग्रुप में निहित है। पावर जो है या सॉवरेनिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिफरेंट ग्रुप्स, एसोसिएशन, पीपल, कई सारे जगह छिद्रा हुआ है। ये प्लूरलिस्ट थॉट है, मतलब कि सभी मिल करके जो है सॉवरेनिटी को एंजॉय करते हैं, कोई एक व्यक्ति या एक संस्था जो है सॉवरेनिटी को एंजॉय नहीं करती है। इसको आप ग्रुप थ्योरी भी कह सकते हैं, प्लूरल थ्योरी भी कह सकते हैं। अमेरिका में इसको जो है काफी तवज्जो दी जाती है, वहां पे सबसे ज्यादा प्लूरलिज्म दिखता है। पॉलियार्ची नाम का बुक लिखा था रॉबर्ट डहल ने इस पे। व्हाट इज मीन्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी? तो नेशनल सिक्योरिटी यदि आप देखें इन चारों में से, तो वेरी ऑब्वियस है कि सिक्योरिटी लार्जली डिफाइंड इन मिलिटराइज टर्म। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए कि नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट सेम एज ह्यूमन सिक्योरिटी जो भी माना जाता है, जिसको कि कोपेनहेगन स्कूल उठाता है, नॉन मिलिट्री सॉल्व। मतलब यदि मान लीजिए कोई कंट्री का बॉर्डर बहुत सुरक्षित है, वहां आर्मी है, तो क्या उसके अंदर रहने वाले सारे लोग सुरक्षित हैं? अब नहीं, ऐसा बहुत बहुत जगह देख सकते हैं। स्टेट खुद भी अपने जो जो सिटीजन है या नॉन सिटीजन पर अत्याचार कर सकता है। आप बर्मा में देखिए, कई जगह माइनॉरिटी के साथ देखिए, कई जगह और भी। तो उसको भी अभी तवज्जो दी जाती है, वैल्यू दी जाती है ह्यूमन सिक्योरिटी को। लेकिन ये कन्वेंशनल सिक्योरिटी है मिलिट्राइज टर्म में। 9 शेड्यूल ये पूछ रहा है कि किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था नेहरू जी के टाइम में। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज हेल्ड दैट द स्टेट इज ए प्रोडक्ट एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लास एंटागोनिज्म? और कौन? मार्क्सिस्ट थ्योरी। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट सेज दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री? चलिए ब्ला ब्ला है, मतलब कि चाइल्ड लेबर को कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो खत्म करता है कि चाइल्ड लेबर, हजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता? ये आर्टिकल 24 है। यहाँ पे आर्टिकल 17, 18 सबको याद कर लीजिए, अनटचेबिलिटी 17, 18 जो है टाइटल को खत्म करने का। स्टॉकहोम पे आगे बात करते हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। 76, द 1972 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड एट। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए क्योंकि ये फिर से पूछा जा सकता है। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन के
तत्वाधान में या उसके अंदर कब ह्यूमन इन्वायरमेंट पे कॉन्फ्रेंस हुआ था। और फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस ह्यूमन इन्वायरमेंट पे हुआ है वो है 1972 में। उसको इस साल 50 साल पूरे हो गए हैं और वो कहाँ हुआ था, स्वीडन स्टॉकहोम में। अब चूंकि 50 साल पूरे हो गए हैं तो इस साल फिर से जो है वहां पे सारे लोग जुटे, इंटरनेशनल मीटिंग कन्वीन हुई, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिजोल्यूशन पास करके और वहां पे सब लोग मिले 2 से 3 जून 2022 को। और वहां पे फिर से प्लेज लिया ये स्टॉक टेकिंग की कि 50 साल में हम कहां पहुंचे और क्या नहीं कर पाए। इसी अवसर पे मोदी जी ने भी जो है एक लॉन्च किया ग्लोबल इनिशिएटिव, 50th वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी उस अवसर पर मनाया गया। इसका नाम है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट। और आप सही भी है, लाइफ स्टाइल से ही जो है हम एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। मतलब जो गांधी जी ने कहा था वॉलंटरी पॉवर्टी, अपने वांट को खुद छोड़ देना, कम से कम में यदि हम गुजारा करने का मानव सीख ले, खुश रहना, तो पृथ्वी बची रहेगी, एनवायरमेंट बचा रहेगा। इससे रिलेटेड जो है रियो की समिट जो है उसको भूल नहीं सकते आप, 1992 अर्थ समिट। इसमें एजेंडा 21, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी की जो पार्टी, जो साइनिंग पार्टी थे वो COP हर साल करते हैं। कॉप जो अभी तक 26 हो चुकी है, 27 होने वाली है। इसके बाद जोहान्सबर्ग में, चलिए इसको तो भूल भी सकते हैं आप, लेकिन इसके क्योटो को नहीं भूल सकते 1997 में, और पेरिस जो COP 21 कहलाता है 2015 में, इन सबको आप नहीं भूल सकते हैं। ये सब तो चलिए ठीक है, ये सब मैंने इसलिए दे दिया कि जोहान्सबर्ग में 2002 का अर्थ समिट हुआ था, यहाँ से मैंने दिया है। बीजिंग में जो है 4th वर्ल्ड, UN के तत्वाधान में 4th वर्ल्ड वुमेन कॉन्फ्रेंस हुआ था। 77 देखिए, द सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल टू स्टेट इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ विच। फासिज्म के अलावा किसका होगा, स्टेट के, बिल्कुल स्टेट सब कुछ है उसके अंदर, समर्पित हो जाओ, फासिज्म। 78 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया है, कल भी मैंने आपको जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे जो मैंने MCQ दिया है उसमें भी ये क्वेश्चन है। इसको छोड़ के बाकी सब ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट बहुत पीछे रह गया NPM में, बाकी तो मार्केट ओरिएंटेशन था, मैनेजरियल ऑटोनॉमी थी, परफॉर्मेंस अप्रेजल था, डिविजनलाइजेशन था, डिसेंट्रलाइजेशन था, परफॉर्मेंस अप्रेजल था, एंड ऑल बहुत अच्छी अच्छी बातें थी इसमें, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, वैल्यू फॉर मनी एंड ऑल। बट पब्लिक इंटरेस्ट कहीं पीछे रह गए, इसलिए सही आंसर है डी। In which one of the following countries did women get the right to vote only in 1971? ये क्विज का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्विज में क्यों बोलता हूँ, मतलब जब आप यदि क्विज खेलेंगे ना पॉलिटिकल साइंस का, तो ये सब क्वेश्चन आपके जहन में एकदम फ्लैश करना चाहिए, ये सब याद रहना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा यूनिक फैक्ट है कि स्विट्जरलैंड सबसे लेट यूरोपियन कंट्री था वुमेन को फ्रेंचाइज देने में, इसलिए ये सही है। Democracy is desirable because the aggregate satisfaction it offers is better than in any other system of rule is the argument forwarded by। देखिए लिबरल्स का तो हो नहीं सकता है, लिबरल के लिए तो डेमोक्रेसी जान प्राण है, मार्क्सिस्ट तो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते, सोशलिस्ट भी नहीं करते, तो ये यूटिलिटेरियनिज्म का है। यूटिलिटेरियनिज्म मतलब क्या है, एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन, इस वर्ड से आप जाइए, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, तो यूटिलिटी के बेसिस पे डेमोक्रेसी सबसे अच्छा है। Which one of the following thinker, 81 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, may be called both a utopian socialist and a father of trade union movement in Britain। इसमें आप रॉबर्ट ओवेन को याद कीजिए, इन्होंने द न्यू हार्मनी था या द हार्मनी कम्युनिटी एट क्वींसवुड फार्म, हैम्पशायर, अमेरिका में जाके इन्होंने जो है हार्मनी कम्युनिटी किया था। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, उसी टाइप का, जैसे ओशो या रजनीश ने जाकर के ओरेगॉन में खोला था, उस टाइप की एक कम्युनिटी उन्होंने बनाया था। ये यूटोपियन सोशलिस्ट कहे जाते हैं, मतलब यूटोपिया कि सब लोग जो है इक्वल रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई मतलब एक तरह का एनार्किकल होगा, कोई ऑथोरिटी नहीं होगी, हर कोई इंडिविजुअल ऑटोनोमस है, लाइक दैट। अदर यूटोपियन यदि सोशलिस्ट को देखें तो जॉन बॉल हैं, थॉमस मुंजर हैं, थॉमस मूर जिन्होंने यूटोपिया नाम की बुक भी लिखी थी। इसमें प्रोधोन भी आते हैं, सेंट सिमन आते हैं, कैंपनेला, बहुत सारे आप इसमें, चार्ल्स फूरियर, ये सबको आप इसमें जोड़ सकते हैं। ओके, 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स क्रिटिसाइज द
ऑस्टिनियन, मतलब जॉन ऑस्टिन ने जो है लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी दिया था। उन्होंने कहा था कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन्स बैक्ड बाय द सैंक्शन। तो उसको कौन काटते हैं? यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं कि ये प्लूरलिस्ट जो थिंकर होते हैं वो मोनिस्टिक थ्योरी क्या हुआ कि एक सॉवरेन है, एक डिटरमिन्ड सॉवरेन है, चाहे वो एक व्यक्ति हो चाहे ग्रुप हो, उसको प्लूरलिस्ट थिंकर काटते हैं। इसमें से कौन से प्लूरलिस्ट हैं? लास्की से बड़ा कौन हो सकता है? इसलिए मेरे अनुसार से लास्की को सही मानना इसमें ठीक होगा। वैसे क्रैबे भी हो सकते हैं, लेकिन आप अब नेट पे जाके और पढ़ सकते हैं। मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, मेरे अनुसार से लास्की में देता हूं। व्हाट वाज द फोकस ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग पे थी। इसको कॉप 3 बोलते हैं। अभी आपने देखा UNFCCC, उसके जो साइनिंग पार्टी थे कंट्री, उसको पार्टीज बोलते हैं। उनकी जो कॉन्फ्रेंस एनुअल होती है, उसमें से थर्ड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1997 में, वो क्योटो में हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज पे क्योंकि पहली बार और अंतिम बार यहाँ पे लीगली बाइंडिंग टारगेट इमिशन रिडक्शन के दिए गए थे डेवलप्ड नेशन को। बाद में उसको डेवलप्ड नेशन ने उसको छुड़ा लिया अपने को उससे, और पेरिस आते आते कॉप 21 में 2015 में नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन हुआ, जो एक तरह का वॉलंटरी है कि जितना आप कंट्रीब्यूट कर सको ग्रीन एनर्जी के लिए, क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए। अब यदि मैच करने को देखिए तो TH ग्रीन जो है बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, जो कि फिलोसॉफिकल अप्रोच को एक तरह से आइडियलिज्म के वो बेसिकली जनक है। TH ग्रीन का यदि आप देखेंगे तो बहुत क्रिटिकल रहे हैं पॉजिटिविज्म या जो इंडिविजुअलिज्म जो बहुत ज्यादा है, उसको आप कह सकते हैं कि TH ग्रीन। तो TH ग्रीन आइडियलिज्म है, बेंथम तो यूटिलिटेरिज्म के फादर हैं, लॉक जो है नेचुरल राइट के फादर हैं, और जॉन डुवी जो है वो प्रैग्मेटिज्म के जनक हैं। और ये क्वेश्चन आपको पूछा सकता है कि जॉन डुवी जो है, डुवे आप इसको जैसे पढ़ लीजिए, ये अंबेडकर के इंटेलेक्चुअल मेंटर थे, ये गुरु थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंबेडकर जब पढ़ते थे तो जॉन ड्यूवी ने उनको पढ़ाया था। और अंबेडकर कहते हैं कि मैंने जो भी इंटेलेक्चुअल जो मेरी फैकल्टी डेवलप की उसमें जॉन ड्यूवी का हाथ है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी याद कीजिए। Who created the V-Day movement, 1 billion rising, a global protest campaign to end violence and blah blah blah? पढ़ लीजिए। ये ईवा इंजलर ने किया। आप सीधा ये आर्बिट क्वेश्चन है, दैट्स ऑल। गुड गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटिंग सिविल सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ने 1992 में एक रिपोर्ट लाया था, उसका टॉपिक ही था गुड गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटिंग सिविल सोसाइटी। उसी के बाद जो है गुड गवर्नेंस जो है पूरे मेन स्ट्रीम में आ गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्कोर्स में। सो 1992 इसको याद कर लीजिए, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है मैच करना। हॉब्स, लेवाइथन, आपको मैं बार बार बता रहा हूं, मैकियावेली द प्रिंस, रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड प्लेटो द रिपब्लिक। अब यहाँ एरिस्टोटल बच जाता है, उन्होंने लिखा था पॉलिटिक्स, तो उसको भी याद कर लीजिए। In which of the following article of the Indian Constitution are the cultural educational, किसमें cultural educational या group right दिए गए हैं? ये आर्टिकल 29 एंड 30 में दिए गए हैं, याद कर लीजिए। ये ओनली दो आर्टिकल हैं जो कि इंडिविजुअल नहीं ग्रुप को फंडामेंटल राइट देता है, क्योंकि आपको पता है कि कल्चरल एजुकेशनल राइट जो है ग्रुप राइट है। If the administrative authority within a department is vested in a single individual, ये सारा पावर किसी डिपार्टमेंट में एक इंडिविजुअल पे हो तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? बोर्ड नहीं बोलते, बोर्ड में शेयर्ड जो है वो ऑथोरिटी होती है, कमीशन में भी शेयर्ड होती है, काउंसिल में भी शेयर्ड होती है, केवल ब्यूरो होता है जिसमें कि एक आदमी जो है हेड होता है। तो आंसर है ब्यूरो। टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट देखते ही आप लॉक को याद कीजिए, लॉक ने ये लिखा है। हॉब्स तो लेवाइथन लिखते हैं, मैकियावेली प्रिंस, रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। Which of the following would be required to implement in national health policy of for prevention not intervention? आप खुद पढ़ लीजिए इसको, यदि आप देखेंगे तो यही आंसर आपको सही लगेगा, पढ़ के ही आप समझ सकते हैं। मतलब कि प्रिवेंशन इज बेटर देन इंटरवेंशन। इसके लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी में क्या लाना चाहिए? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसका कोई पॉलिटिक्स से नाता नहीं। Which of the following thinkers transform the theory of contract, मतलब कॉन्ट्रैक्टियन थ्योरी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, into an idealist mode of political discourse? ये रूसो थे। इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा आइडियलिज्म है। नेचर को चले जाओ, कैसे पॉलिटिकल कम्युनिटी खुद अपने को डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसा जो है मैनेज कर सकती है, एंड ऑल काइंड ऑफ। लॉक, हॉब्स, जेस मिल ये सब आइडियलिज्म में बिलीव करने वाले नहीं है। सो सही है रूसो।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स, आपको पता है कि 5 टाइप के रिट होते हैं। रिट क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट यदि आपका हनन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करते हैं। रिट मतलब कि ऑर्डर, प्लीज हुजूर ऑर्डर कीजिए। रिट मतलब ऑर्डर जो गवर्नमेंट को मानना ही पड़ता है, उसको रिट बोलते हैं। तो जब आप जाते हैं कोर्ट में तो आपको राहत देने के लिए कोर्ट 5 टाइप के रिट इशू करता है। उसमें है हैबिया कॉर्पस, प्रोविजन, सर्टियोरी, क्यूओ वारंटो और मंडामुस, जो यहाँ नहीं लिखा गया है। उन सब का मीनिंग एक एक लाइन में आपने पढ़ा होगा बचपन में भी, सिविक्स में, उसको याद होना चाहिए। हैबिया कॉर्पे का माने होता है कि हाजिर करो, कॉर्पस मतलब कि बॉडी को हाजिर करो, मतलब किसी ने यदि किडनैप कर लिया है किसी को, कोई डिटेंशन में गवर्नमेंट भी डाल दिया, तो हैबिया कॉर्पर का लागू होता है, जो इसका सही आंसर है। प्रोविजन जो है वो जो हायर कोर्ट है लोअर कोर्ट को रोक देता है कुछ करने से। सर्ट्योरी भी वही है कि तुम अपना केस मेरे पास भेज दो, तुम खुद डिसाइड मत करो। कुओ वारंटो कहता है कि क्या अथॉरिटी है तुमको कि तुम ये ऑफिस होल्ड करो। जैसे यदि आपने एक रिट पिटीशन दायर किया कि हुजूर ये जो अथॉरिटी है सीबीआई का डायरेक्टर, ये नहीं होना चाहिए सीबीआई डायरेक्टर, ये गलत तरीके से बना है। यदि कोर्ट आपसे सहमत होगा तो वो उसको पूछेगा सीबीआई डायरेक्टर को। कुओ वारंटो मतलब आपको क्या अथॉरिटी है कि आप सीबीआई डायरेक्टर हो। और मंडमस मतलब होता है वी कमांड, तो वो ऑर्डर देता है गवर्नमेंट को कुछ भी करने का। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, द ग्रेट डेमोक्रेसी, द ऑडासिटी ऑफ होप। अब यहाँ से आइए आप, ऑडासिटी ऑफ होप आप ओबामा आप मार सकते हैं यदि इतना भी आप जाने कि ओबामा ऑलवेज होप की बात करते थे। यस वी कैन उनका नारा था, इससे आप गेस कर सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हम सभी जानते हैं कि नेहरू जी ने लिखा है। और डेमोक्रेसी तो स्टालिन लिख नहीं सकते हैं, इसलिए आप इसको समझ सकते हैं कि जो बचा वो चर्चिल डेमोक्रेसी के बहुत बड़े, चूंकि प्राइम मिनिस्टर थे डेमोक्रेटिक कंट्री के, और पावर से जो है स्टालिन का है। तो आप केवल कॉमन सेंस से भी इन सबको मैच कर सकते हैं। Who among the following have emphasized the environmental factor in decision making approach? इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब कि उस समय जो सिचुएशन है, जो इकोसिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है। ये हेरोल्ड और मार्गरेट स्प्रॉट ने बुक ही लिखा था, इन्वायरमेंटल फैक्टर इन स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसलिए ये सही है। इस बुक को भी याद कर सकते हैं। इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगेन ये भी अर्बिट क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट तो आउट ऑफ सिलेबस है। उसमें एक थ्योरी है हिस्टोरिकल थ्योरी, इसमें बाकर ने भी थ्योरी दिया है। मैन जो सर हेनरी मैन ने बेसिकली पैट्रियार्कल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट दिया है। और अर्नेस्ट बार्कर जो है उन्होंने प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट है उसको उन्होंने नकारा है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये हो सकते हैं, शायद ये भी, आई एम नॉट श्योर। इन दोनों में से कोई हो सकते हैं, आप इस पे और रिसर्च कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन इटसेल्फ अर्बिट क्वेश्चन है। Which of the following administrative thinker has defined administration as the organization and direction of human and material resource to achieve desired end? ये भी एक अर्बिट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जेएम फिफनर है। आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है। What according to historical materialism is the correct order of a specific mode of production of socio? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको जो मार्क्स ने जो हिस्टोरिकल डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म का प्रिंसिपल दिया था, उन्होंने कहा था कि जो ये डायलेक्टिक होता है क्लास स्ट्रगल, उसी से सोशल प्रोग्रेशन होता है, और वो कैसे हिस्ट्री में क्लास स्ट्रगल हुआ है उससे कैसा सोसाइटी प्रोग्रेस किया। तो सबसे पहले स्लेवरी, उसके बाद फेडरलिज्म मिडिल एजेस में, फिर कैपिटलिज्म आया, और फिर उनका कहना था कि सोशलिज्म आएगा, और फाइनली कम्युनिज्म आएगा। तो इस तरह से पहला हो गया स्लेवरी, दूसरा फेडरलिज्म, तीसरा कैपिटलिज्म, चौथा कम्युनिज्म। The principle of distributive justice was first propounded by, तो प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यदि पहली बार देखिए तो एरिस्टोटल ने दिया था, उससे पहले किसी ने नहीं दिया। बाकी तो सब बाद के हैं, रॉल एंड अदर्स, इसलिए सही आंसर है एरिस्टोटल। लास्ट क्वेश्चन है, वर्साई का जो पीस कॉन्फ्रेंस है वो 1919 में हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, जिसको पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे आप भूल सकते हैं, 1789। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी नहीं भूल सकते हैं, 1962। और अभी मैंने आपको बताया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948। तो सभी इसमें जो है वो करेक्टली मैच्ड है।
सो ओके डियर स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन देख लिया है 20 जो कि बहुत करीब का है, एक पेपर बचा है 21। इन दोनों को ज्यादा वैल्यू दीजिए पिछले के पेपर से, क्योंकि क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आएंगे। ये पैटर्न मेरे अनुसार से इजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और टू द पॉइंट है, बहुत ज्यादा आर्बिट नहीं है। पहले थोड़े ज्यादा आर्बिट होते थे। इसका इसका लेसन ये है जो मैं बार बार हर स्टूडेंट को बोलता हूं, स्टैंडर्ड सोर्स से स्टैंडर्ड पढ़ाई कीजिए। ना तो फैंसी आर्बिट बुक पढ़िए, ना फैंसी आर्बिट एमसीक्यूज देखिए, ना फैंसी आर्बिट डिस्कशन कीजिए, वो टाइम बर्बादी है। आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, स्टैंडर्ड वे में पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड जो आपको याद रखना चाहिए वो फैक्ट को याद रखेंगे, आप डेफिनेटली जामिया को बिल्कुल मजे से निकाल लेंगे। और यदि आप जामिया के आगे भी आप और एग्जाम दे रहे हैं, खास करके CUET और DUET या UGC नेट, तो आपका स्वागत है। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पॉल साइंस हेल्प का ज्वाइन कर सकते हैं। मैं खुद उसको गाइड कर रहा हूं। हर वीक इसमें 2 टेस्ट पेपर दिए जाते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन और फिर उसको लाइव जो है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा एग्जाम स्ट्रेटजी डिस्कस होती है, कई कई सारे। ये एक नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस मेल आईडी पे भेजिए। इस तरह से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की भरसक कोशिश करता हूं। एक बार फिर से याद दिलाओ, यदि अभी तक आपने एग्जाम गाइड डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि उससे अच्छा रिसोर्स कहीं अवेलेबल नहीं है PGET के लिए। ओके बाय, सी यू अगेन विद 2021 पेपर वेरी सुन। बाय।